घोंसले का तिनका 7 बज चुके थे। मिशाइल के आने में अभी 1 घंटा बचा था। मैंने अपनी मनपसंद कॉफी बनाई और जूते उतारकर आराम से सोफे पर लेट गया। मैंने टेलीविजन चलाया और एक के बाद एक कई चैनल बदले, पर मेरी पसंद का कोई भी प्रोग्राम नहीं आ रहा था। परेशान हो टीवी बंद कर अखबार पढ़ने लगा। यह मेरा रोज का कार्यक्रम था। मिशाइल के आने के बाद ही हम खाने का प्रोग्राम बनाते थे। जब कभी उसे अस्पताल से देर हो जाती, मैं चिप्स और जूस पीकर सो जाता। मैं यहां एक मल्टी स्टोर में सेल्समैन था और मिशाइल सिटी अस्पताल में नर्स। दरवाजा खुलने के साथ ही मेरी 15 टूटी। मिशाइल ने अपना पर्स दरवाजे के पास बने काउंटर पर रखा और मेरे पास पीछे से गले में बाहें डालकर बोली, बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा। वीकेंड के कारण सारा दिन व्यस्त रहा। फिर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए पूछा, तुम कैसी हो? ठीक हूं, मैं भी अपने लिए कॉफी बनाकर लाती हूं, कहकर वह किचन में जाते जाते पूछने लगी, मेरे कॉफी बीन्स लाए हो या आज भी भूल गए? ओह मिशाइल, आई एम रियली सॉरी, मैं आज भी भूल गया। स्टोर बंद होने के समय मुझे बहुत काम होता है, फूड डिपार्टमेंट में जा नहीं सका। 3 दिन से लगातार मिशेल के कहने के बावजूद मैं उसकी कॉफी नहीं ला सका था। मैंने उसी समय उठकर जूते पहने और कहा, मैं अभी सामने की दुकान से ला देता हूं, वह तो खुली होगी। ओह नो टोनी, मैं आज भी तुम्हारी कॉफी से गुजारा कर लूंगी। मुझे तो तुम इसीलिए अच्छे लगते हो कि फौरन अपनी गलती मान लेते हो। थके होने के बावजूद तुम अभी भी वहां जाने को तैयार हो। आई लव यू टोनी। तुम्हारी जगह कोई यहाँ का लड़का होता तो बस इसी बात पर युद्ध छिड़ जाता। मैं ऐसे हजारों प्रशंसा के वाक्य पहले भी मिशेल से अपने लिए सुन चुका था। 5 साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ जर्मनी आया था और बस यहीं का होकर रह गया। भारत में वह जब भी मेरे घर आता, उसका व्यवहार और रहन सहन देखकर मैं बहुत प्रभावित होता था। उसका बातचीत का तरीका, उसका अंदाज, उसके कपड़े, उसके मुंह से निकले वाक्य और शब्द एक एक कर मुझ पर अमिट छाप छोड़ते गए। मुझसे कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद वह इतने अच्छे ढंग से जीवन जी रहा है और मैं पढ़ाई खत्म होने के 3 साल बाद भी जीवन की शुरुआत के लिए जूझ रहा था। मैं अपने परिवार की भावनाओं की कोई परवाह ना करते हुए उसी के साथ यहाँ आ गया था। पहले तो मैं यहाँ की चकाचौंध और नियमित सी जिंदगी से बेहद प्रभावित हुआ। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, मेट्रो, मल्टी स्टोर, शॉपिंग मॉल, ऊंची ऊंची इमारतों के साथ साथ समय की प्रतिबद्धता से मैं भारत की तुलना करता तो यहीं का पड़ला भारी पाता। जैसे जैसे मैं यहाँ के जीवन की गहराई में उतरता गया, लगा जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं समझता था। एक भारतीय औपचारिक समारोह में मेरी मुलाकात मिशेल से हो गई और उस दिन को अब मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन मानता हूं। चूंकि मिशेल के साथ काम करने वाली कई नर्सें एशियाई मूल की थीं, इसलिए उसे इन समारोहों में जाने की उत्सुकता होती थी। उसे पेइंग गेस्ट की जरूरत थी और मुझे घर की। हम दोनों की जरूरतें पूरी होती थी, इसलिए दोनों के बीच एक अलिखित समझौता हो गया। मिशेल बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर उसे बदसूरत भी नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। मेरी नीरस जिंदगी में बहार आने लगी है। मिशेल जब भी मुझसे भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारतीयों की वफादारी की बात करती है तो मैं चुप हो जाता हूं। मैं कैसे बताता कि जो कुछ उसने सुना है भारत वैसा नहीं है। वहां की तंग और गंदी गलियां, गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी से भागकर ही तो मैं यहां आया हूं। उसे कैसे बताता कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बिजली पानी का अभाव कैसे वहां के आम जन को तिल तिल कर जीने को मजबूर करता है। इन बातों को बताने का मतलब था कि उसके मन में भारत के प्रति जो सम्मान था वो शायद न रहता और शायद वो मुझसे भी नफरत करने लग जाती। चूंकि मैं इतना सक्षम नहीं था कि अलग रह सकूं, इसलिए कई बार उसकी गलत बातों का भी समर्थन करना पड़ता था। जानते हो टोनी, मिशेल कॉफी का घूंट भरते हुए बोली, इस बार हैनोवर इंटरनेशनल फेयर में तुम्हारे भारत को जर्मन सरकार ने अतिथि देश चुना है और यहाँ के अखबार, न्यूज चैनलों में इस समाचार को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। जगह जगह भारत के झंडे लगे हुए हैं। भारत यहाँ का अतिथि देश होगा। मैंने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। और क्या देखा नहीं तुमने? मैं एक बार तो जरूर जाऊंगी, शायद कोई सामान पसंद आ जाए। मिशेल, भारतीय तो यहाँ से सामान खरीद कर भारत ले जाते हैं और तुम वहां का सामान न कोई क्वालिटी होगी न वैरायटी। मैंने मुंह बनाया। कोई बात नहीं,
कहकर उसने कॉफी का आखिरी घूंट भरा और मेरे गले में अपनी बाहें डालकर बोली, टोनी, तुम भी चलो ना, वस्तुओं को समझने में आसानी होगी। फेयर के पहले दिन सुबह सुबह ही मिशेल तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि उसको वहां छोड़कर कोई बहाना करके वहां से चला जाऊंगा, पर मैंने जैसे ही मेन गेट पर गाड़ी रोकी, गेट पर ही भारत के विशालकाय झंडे, कई विशिष्ट व्यक्तियों के ईम, भारतीय टेलीविजन चैनलों की कतार और नेवी का पूरा बैंड देखकर मैं दंग रह गया। कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसे सारा भारत सिमटकर वहीं आ गया हो। मैंने उत्सुकतावश गाड़ी पार्किंग में खड़ी की तो मिशेल भागकर वहां पहुंच गई। मेरे वहां पहुंचते ही बोली, देखो कैसा सजा रखा है गेट को। मैंने उत्सुकता से वहां खड़े एक भारतीय से पूछा, यहां क्या हो रहा है? यहां तो हम केवल प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े हैं, बाकी का सारा कार्यक्रम तो भीतर हमारे हॉल नंबर 6 में होगा। भारत के प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। मैंने उत्सुकतावश मिशेल से पूछा, मैंने कहा था ना कि भारत अतिथि देश है, पर लगता है यहां हम लोग ही अतिथि हो गए हैं। जानते हो टोनी, उनके स्वागत के लिए यहां के चांसलर स्वयं आ रहे हैं। थोड़ी देर में वंदे मातरम की धुन चारों तरफ गूंजने लगी। प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे हम लोग भी हॉल नंबर 6 में आ गए, जहां भारतीय मंडप को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। प्रधानमंत्री जी के वहां पहुंचते ही भारतीय तिरंगा फहराने लगा और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ सभी लोग सीधे खड़े हो गए, जैसा कि कभी मैंने अपने स्कूल में देखा था। टोनी आज भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे भीतर तक एक झुरझुरी सी महसूस हुई कि क्या यही वह भारत था जिसे मैं कई बरस पहले छोड़ आया था। आज यदि जर्मनी के लोगों ने इसे अतिथि देश स्वीकार किया है तो जरूर अपने देश में कोई बात होगी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अपना देश और उसके लोग किस कदर अपने लगते हैं। समारोह के समाप्त होते ही एक विशेष कक्ष में प्रधानमंत्री चले गए और बाकी लोग भारतीय सामान को देखने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल एवं विदेश विभाग के लोगों के साथ भारतीय निर्यातकों से मिलने चले गए। उधर हाल में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। एक कोने में भारतीय टी एवं कॉफी बोर्ड के स्टॉलों पर भी काफी भीड़ थी। मैंने मिशेल से कहा, चलो तुम्हें भारतीय कॉफी पिलवाता हूं। नहीं, पहले यहां कठपुतलियों का यह नाच देख ले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन मेरा मन पुनः विचलित हो उठा। मैंने मिशेल से कहा तो वह भी वहां जाने को तैयार हो गई। मैं एक एक करके भारतीय सामान के स्टॉलों को देख रहा था। भारत की क्रॉकरी, हस्तनिर्मित सामान, गृह सज्जा का सामान, दरिया और कारपेट तथा हैंडीक्राफ्ट की गुणवत्ता और नक्काशी देखकर दंग रह गया। मैं जिस स्टोर में काम करता था वहां ऐसा कुछ भी सामान नहीं था। मैं एक भारतीय स्टैंड के पास बने बेंच पर कॉफी लेकर सुस्ताने को बैठ गया। पास ही बैठे किसी कंपनी के कुछ लोग आपस में जर्मन भाषा में बात कर रहे थे कि भारत का सामान कितना अच्छा और आधुनिक तरीकों से बना हुआ है। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि यह सब भारत में ही बना हुआ है और एशिया के बाकी देशों की तुलना में भारत कहीं अधिक तरक्की कर चुका है। मुझे यह सब सुनकर अच्छा लग रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच माल भी ऐसा ही होगा जैसा सैंपल दिखा रहे हैं? मैं क्या जानूं, मैं तो कई वर्षों से यहीं रहता हूं। मैंने अपना सा मुंह बनाया। मिशेल ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। वह धीरे से मुझसे कहने लगी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या तुम्हें अपने देश से कोई प्रेम नहीं रहा? मैं उसकी बातों का अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहा। शायद वह ठीक ही कह रही थी। हाल में दूर हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजस्थानी लोकगीत की धुन के साथ साथ मिशेल के पांव भी थिरकने लगे। वह वहां से उठकर चली गई। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद भारतीय सामान से सजे स्टैंड की तरफ चला गया। मेरे हैंडीक्राफ्ट के स्टैंड पर पहुंचते ही एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और बोला, मे आई हेल्प यू? नो थैंक्स, मैं तो बस यूं ही। मैं हिंदी में बोलने लगा, कोई बात नहीं, भीतर आ जाइए और आराम से देखिए। वह मुस्कुराकर हिंदी में बोला। तब तक पास के दूसरे स्टैंड से एक सरदार जी आकर उस व्यक्ति से पूछने लगे, यार खाने का यहां क्या इंतजाम है? पता नहीं सिंह साहब, लगता है यहां कोई इंडियन रेस्तरां नहीं है। शायद यहीं की सख्त ब्रेड और हॉट डॉग खाने पड़ेंगे और पीने के लिए काली कॉफी। जिसके स्टैंड पर मैं खड़ा था वह मेरी तरफ देखकर बोले, सर आप तो यहीं रहते हैं, कोई भारतीय रेस्तरां है यहां? भारतीय रेस्तरां तो कई हैं, पर यहां कुछ दे पाएंगे ये पूछना पड़ेगा, मैंने अपनत्व की भावना से कहा।
मैंने एक रेस्तरां में फोन करके उससे पूछा। पहले तो वह यहां तक पहुंचाने में आनाकानी करता रहा। फिर जब मैंने उसे जर्मन भाषा में थोड़ा सख्ती से डांटकर और इनकी मजबूरी तथा कई लोगों के बारे में बताया तो वह तैयार हो गया। देखते ही देखते कई लोगों ने उसे ऑर्डर दे दिया। सब लोग मुझे बेहद आत्मीयता से धन्यवाद देने लगे कि मेरे कारण उन्हें यहां खाना तो नसीब होगा। अगले 3 दिन मैं लगातार यहां आता रहा। मैं अब उनमें अपनापन महसूस कर रहा था। मैं जर्मन भाषा अच्छी तरह जानता हूं, यह जानकर अक्सर मुझे कई लोगों के लिए द्विभाषीय का काम करना पड़ता। कई तो मुझसे यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में पूछते तो कई यहाँ की मेट्रो के बारे में। मैंने उनको कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिससे पहले दिन ही उनके लिए सफर आसान हो गया। आखिरी दिन मैं उन सब से विदा लेने गया। हाल में विदाई पार्टी चल रही थी। सभी ने मुझे उसमें शामिल होने की प्रार्थना की। हमने आपस में अपने फोन नंबर दिए। कईयों ने मुझे अपने हिसाब से गिफ्ट दिए। भारतीय मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुझे मेरे सहयोग के लिए सराहा और भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों में समर्थन देने को कहा। मिशेल मेरे साथ थी जो इन सब बातों को बड़े ध्यान से देख रही थी। अगले कई दिन तक मैं निरंतर अपनों की याद में खोया रहा। मन का एक कोना लगातार मुझे कोसता रहा। न चाहते हुए भी रह रहकर यह विचार आता रहा कि किस तरह अपने माता पिता से झूठ बोलकर विदेश चला आया। उस समय यह भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे उन्होंने कैसे यह सब सहा होगा। एक दिन मिशेल और मैं टेलीविजन पर कोई भारतीय प्रोग्राम देख रहे थे। कॉफी की चुस्कियों के साथ साथ वह बोली, तुम्हें याद है टोनी, उस दिन इंडियन कॉफी बोर्ड की कॉफी पी थी। सचमुच बहुत ही अच्छी थी। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा और वह कठपुतलियों का नाच भी। कभी कभी मेरा मन करता है कुछ दिन के लिए भारत चली जाऊं। सुना है कला और संस्कृति में भारत ही विश्व की राजधानी है। क्या करोगी वहां जाकर? जैसा भारत तुम्हें यहां लगा असल में ऐसा है नहीं। यहां की सुविधाओं और समय की पाबंदियों के सामने तुम वहां एक दिन भी नहीं रह सकती। मैंने कहा, पर मैं जाना जरूर चाहूंगी। तुम वहां नहीं जाना चाहते क्या? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम अपने देश जाओ? मन तो करता है पर तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकोगी। मैंने बड़े बेमन से कहा, चलो, अपने लोगों से तुम ना मिलना चाहो तो ना सही, पर हम कहीं और तो घूम ही सकते हैं। मैं चुप रहा। मैं नहीं जानता कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। दरअसल जिन हालात में मैं यहां आया था उनका सामना करने का मुझ में साहस नहीं था। सब कुछ जानते हुए भी मैंने अपने आप को आने वाले समय पर छोड़ दिया और मिशेल के साथ भारत रवाना हो गया। हमारा प्रोग्राम 3 दिन दिल्ली रुकने के बाद आगरा, जयपुर और हरिद्वार होते हुए वापस जाने का तय हो गया था। मिशेल के मन में जो कुछ देखने का था वो इसी प्रोग्राम से पूरा हो जाता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला कि एक वातानुकूलित बस लुधियाना होते हुए अमृतसर के लिए तैयार खड़ी थी। मेरा मन कुछ क्षण के लिए विचलित सा हो गया और थोड़ा कसैला भी। मेरा अतीत इन शहरों के आसपास गुजरा था। इन 5 वर्षों में भारत में कितना बदलाव आ गया था। आज सब कुछ ठीक होता तो सीधा अपने घर चला जाता। मैंने बड़े बेमन से एक टैक्सी की और मिशेल को साथ लेकर सीधा पहाड़गंज के एक होटल में चला गया। इस होटल की बुकिंग भी मिशेल ने की थी। मैं जिन वस्तुओं और कारणों से भागता था मिशेल को वही पसंद आने लगे। यहाँ के भीड़-भाड़ वाले इलाके, दुकानों में जाकर मोलभाव करना, लोगों का तेज तेज बोलना, अपने अहम के लिए लड़ पड़ना और ट्रैफिक की अनियमितताएं। अस्मित में गंगा के तट पर बैठना, मंदिरों में जाकर घंटियां बजाना उसके लिए एक सपनों की दुनिया में जाने जैसा था। जैसे जैसे हमारे जाने के दिन करीब आते गए मेरा मन विचलित होने लगा। एक बार घर चला जाता तो अच्छा होता। हर सांस के साथ ऐसा लगता कि कुछ सांसें अपने घर के लिए भी तैर रही हैं। अतीत छाया की तरह भरमाता रहा, पर मैंने ऐसा कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था जहां से प्रवेश कर सकूं। अब अपने सारे रास्ते स्वयं ही बंद करके विदेश आया था। विदेश आने के लिए मैं इतना हद दर्जे तक गिर गया था कि बाबूजी के मना करने के बावजूद उनकी अलमारी से फसल के सारे पैसे, बहन के विवाह के लिए बनाए गहने तक मैंने नहीं छोड़े थे। तब मन में यही विश्वास था कि जैसे ही कुछ कमा लूंगा उन्हें पैसे भेज दूंगा। उनके सारे गिले-शिक वे भी दूर हो जाएंगे और मैं भी ठीक से सेटल हो जाऊंगा। पर ऐसा हो न सका और धीरे धीरे अपने संबंधों और कर्तव्यों से तिश्री मान ली। शाम को मैं मिशेल के साथ करोल बाग घूम रहा था। सामने एक दंपति एक बच्चे को गोद में उठाए और दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहे थे। मिशेल ने उनकी तरफ इशारा करके मुझसे कहा, टोनी,
उनको देखो कैसे खुशी खुशी बच्चों के साथ घूम रहे हैं। फिर मेरी तरफ कनखियों से देखकर बोली, कभी हम भी ऐसे होंगे क्या? किसी और समय पर वह यह बात करती तो मैं उसे बाहों में कसकर बींच लेता और उसे चूम लेता, पर इस समय शायद मैं बेगानी नजरों से उसे देखते हुए बोला, शायद कभी नहीं। ठीक भी है, बड़े जतन से उनके माता पिता उन्हें बड़ा कर रहे हैं, और जब बड़े हो जाएंगे तो पूछेंगे भी नहीं कि उनके माता पिता कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी उनको हमारी याद आती है या? कहते कहते मिशेल का गला भर गया। मैं उसके कहने का इशारा समझ गया था। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी आवाज भारी थी। कुछ नहीं डार्लिंग, मैंने तो यूं ही कह दिया था, मेरी बातों का गलत अर्थ मत लगाओ। कहा कर उसने मेरी तरफ बड़ी संजीदगी से देखा और फिर हम वापस अपने होटल चले आए। उस पूरी रात नींद पलकों पर टहल कर चली गई थी। सूरज की पहली किरणों के साथ मैं उठा और 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। मिशेल मेरी अलसाई आंखों को देखते हुए बोली, रात भर नींद नहीं आई क्या? चलो अब कॉफी के साथ साथ तुम भी तैयार हो जाओ, नीचे ब्रेकफास्ट तैयार हो गया होगा। इतना कहकर वह बाथरूम चली गई। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने मिशेल को बाथरूम में ही रहने को कहा, क्योंकि वह ऐसी अवस्था में नहीं थी कि किसी के सामने जा सके। दरवाजा खोलते ही मैंने एक दंपति को देखा तो देखता ही रह गया। 5 साल पहले मैंने जिस बहन को देखा था वह इतनी बड़ी हो गई होगी, मैंने सोचा भी ना था। साथ में एक पुरुष, और मांग में सिंदूर की रेखा को देखकर मैं समझ गया कि उसकी शादी हो चुकी है। मेरे कदम वहीं रुक गए और शब्द गले में ही अटक कर रह गए। वह तेजी से मेरी तरफ आई और मुझसे लिपट गई बिना कुछ कहे। मैं उसे यूं ही लिपटाए पता नहीं कितनी देर तक खड़ा रहा। मिशेल ने मुझे संकेत किया और हम सब भीतर आ गए। भैया, आपको मेरी जरा भी याद नहीं आई? कभी सोचा भी नहीं कि आपकी छोटी कैसी है, कहाँ है? आपके सिवा और कौन था मेरा? यह कहकर वह सुबकने लगी। मेरे सारे शब्द बर्फ बन चुके थे। मेरे भीतर का कठोर मन और देर तक न रह सका और बड़े यत्न से दबाया गया रुदन फूटकर सामने आ गया। भरे गले से मैंने पूछा, पर तुम यहां कैसे? मिशेल के कारण, उन्होंने ही यहां का पता बताया था, छोटी सुबकियां लेती हुई बोली। तब तक मिशेल भी मेरे पास आ चुकी थी। वह कहने लगी, टोनी, सच बात यह है कि तुम्हारे एक दोस्त से ही मैंने तुम्हारे घर का पता लिया था। मैं सोचती रही कि शायद तुम एक बार अपने घर जरूर जाओगे। मैं तुम्हारे भीतर का दर्द भी समझती थी और बाहर का भी। तुमने कभी भी अपने मन की पीड़ा और वेदना को किसी से नहीं बांटा, मेरे से भी नहीं। मैं कहती तो शायद तुम्हें बुरा लगता और तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, पर अपनों से इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए। माँ कैसी है? मैंने पूछा। माँ तो रही नहीं, तुम्हें बताते भी तो कहाँ। कहते कहते छोटी की आंखें नम हो गईं। कब और कैसे? 1 साल पहले। हर पल तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। माँ तुम्हारे गम में बुरी तरह टूट चुकी थी। दिन में 100 बार जीती, 100 बार मरती। वह शायद कुछ और साल जीवित भी रहती, पर उनमें जीने की इच्छा ही मर चुकी थी। और आखिरी पलों में तो मेरी गोद में तुम्हारा ही नाम लेकर दरवाजे पर तख्तकी बांधे देखती रहीं, और जब वह मरी तो आंखें खुली ही रहीं। ये सब सुनना और सहना मेरे लिए इतना कष्टप्रद था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। माँ की भोली आकृति मेरी आंखों के सामने तैरने लगी। मुझे एक एक करके वे क्षण याद आते रहे जब माँ मुझे स्कूल के लिए तैयार करके भेजती थी, जब मैं पास होता तो मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटती फिरती, जब होली दिवाली होती तो बाजार चलकर नए कपड़े सिलवाती, जब नौकरी न मिली तो मुझे सांत्वना देती, जब राखी और भैया दूज का टीका होता तो इन त्योहारों का महत्व समझाती। और वह माँ आज नहीं थी। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी शायद मेरी तकदीर में नहीं थे। कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। छोटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे इस अपमान और संवेदना से निकालने का प्रयत्न किया। छोटी ने ही मेरे पूछने पर मुझे बताया था कि मेरे घर से निकलने के अगले दिन ही पता लग चुका था कि मैं विदेश के लिए रवाना हो चुका हूं। शुरू के कुछ दिन तो वह मुझे कोसने में लगे रहे, पर बाद में सब कुछ सहज होने लगा। छोटी ही उन दिनों माँ को सांत्वना देती रहती और कई बार झूठ ही कह देती कि मेरा फोन आया है और मैं कुशलता से हूं। छोटी का पति उसकी ही पसंद का था। दूसरी जाति का होने के बावजूद माँ बाबूजी ने चुपचाप उसे शादी की सहमति दे दी। मेरे विदेश जाने में
मेरी बातों का समर्थन न देने का अंजाम तो वे देख ही चुके थे। अपने पति के साथ छोटी ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर सब पुराने संपर्क टूट चुके थे। अब अचानक मिशेल के पत्र से वह खुश हो गई और बाबूजी को बताए बिना यहां तक आ पहुंची थी। बाबूजी कैसे हैं? मैंने बड़ी धीमी और सहमी आवाज में पूछा। ठीक है, बस जी रहे हैं। मां के मरने के बाद मैंने कई बार अपने साथ रहने को कहा था, पर शायद वो बेटी के घर रहने के खिलाफ थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मिशेल बोली, टोनी, ये देश तो तुम्हारे लिए पराया हो गया है, पर माँ बाप तो तुम्हारे अपने हैं। तुम अपने फादर को मिल लोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे बेचैन मन को शांति मिलेगी। फिर न जाने तुम्हारा आना कब हो। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। मिशेल ठीक ही कह रही थी। मेरे पास समय बहुत कम था। मैं बिना कोई समय गंवाए उनसे मिलने चला गया। बाबूजी को देखते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी, पर वो ठहरे हुए पानी की तरह एकदम शांत थे। पहले वाली मुस्कुराहट उनके चेहरे पर अब नहीं थी। उन्होंने अपनी बूढ़ी पनीली आंखों से मुझे देखा तो मैं टूटी टहनी की तरह उनकी गोद में जा गिरा और उनके कदमों में अपना सिर सटा दिया। बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मां की असामयिक मौत का मैं ही जिम्मेदार हूं। मैंने नजर उठाकर घर के चारों तरफ देखा। एकदम रहस्यमय वातावरण व्याप्त था। बीता समय बार बार याद आता रहा। बाबूजी ने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। आज पहली बार महसूस हुआ कि शांति तो अपनी जड़ों से मिलकर ही मिलती है। मैं उन्हें साथ ले जाने की जिद करता रहा, पर वो तो जैसे वहां से कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। तू आ गया है बस, अब तेरी मां को भी शांति मिल जाएगी, कहकर वो भीतर मेरे साथ अपने कमरे में आ गए और मां की तस्वीर के पीछे से लाल कपड़ों में बंधी मां की अस्थियों को मुझे देकर कहने लगे, देख मैंने कितना संभाल कर रखा है तेरी मां को। जाते जाते कुरुक्षेत्र में प्रवाहित कर देना, बस यही छोटी सी तेरी मां की इच्छा थी। बाबूजी की सरल बातें मेरे अंतर मन को छू गईं। मां की अस्थियां हाथ में आते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मां कितनी छोटी हो चुकी थीं। मैंने उन्हें कसकर सीने में भींच लिया। मुझे माफ कर दो मां। 2 दिन बाद ही मैं, छोटी, उसके पति और पापा के साथ दिल्ली एयरपोर्ट रवाना हुआ। मिशेल बड़ी ही भावुक होकर सबसे विदा ले रही थी। भाषा न जानते हुए भी उसमें अपनी भावनाओं को जाहिर करने की अभूतपूर्व क्षमता थी। बिछुड़ते समय वो बोली, आप सब लोग एक बार हमारे पास जरूर आएं। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, पर मेरी मां कहती थी कि कुछ रिश्ते इन सब से कहीं ऊपर होते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं सकते। अब कब आओगे भैया? छोटी के पूछने पर मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। मैं कोई भी उत्तर न दे सका और तेजी से भीतर आ गया। उसका सवाल अनुत्तरित ही रहा। मैंने भीतर आते ही मिशेल से भरे हृदय से कहा, मिशेल, आज तुम न होती तो शायद मैं। सच तो यह था कि मेरा पूरा शरीर ही मर चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मिशेल ने फिर से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे पास ही बिठा दिया और बड़े दार्शनिक स्वर में बोली, सच, दुनिया तो यही है जो तुम्हारा तिल तिल कर इंतजार करती रही और करती रहेगी, और तुम अपनी ही झूठी दुनिया में खोए रहना चाहते हो। तुम यहां से जाना चाहते हो तो जाओ, पर कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, जब भी नीचे देखोगे स्वयं को अकेला ही पाओगे। मेरी मानो तो अपनी दुनिया में लौट जाओ। चले जाओ, अब भी वक्त है, लौट जाओ टोनी, अपनी दुनिया में। मिशेल ने बड़ा ही मासूम सा अनुरोध किया। मेरे सोए हुए जख्म भीतर से रिसने लगे। मेरे सोचने के सभी रास्ते थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाते थे। मैंने इशारे से उससे सहमति जतलाई। मैं उससे कसकर लिपट गया और वह भी मुझसे चिपक गई। बहुत याद आओगे तुम मुझे, कहकर वह रोने लगी। पर मुझे भूल जाना, पता नहीं मैं पुनः तुम्हें देख भी पाऊंगी या नहीं, कहकर वह तेज कदमों से जहाज की ओर चली गई। आज सोचता हूं और सोचता ही रह जाता हूं कि वह कौन थी। अपना सर्वस्व मुझे देकर, मुझे रास्ता दिखाकर, वह न जाने अब वहां कैसे रह रही होगी।